हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.2 ही करेंगे। और इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से किसी का मूल कैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब तो आप फर्स्ट में क्या देख रहे हैं सर जी, 1 और 324, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा ना। 324 को तोड़िए, आप इसको 2 से कटा दीजिए। कितना नंबर में? 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 162। फिर 2 से कटाइए, 8 एक 81 बार में, 9 से कटा दीजिए 9 बार में। क्लियर है? अब आप यहाँ पर ऐसा करिए, आपको लाना है -45, है ना। तो क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 करिए और प्लस 9 करिए, 6 9 15 45। हाँ ठीक, तो 45 तो आ गया। अच्छा, -45 चाहिए था ना, तो -36 और -9 तो कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए, 1x² -36x -9x + 324। सिर्फ मिडिल वाला का टर्म तोड़े हैं, मिडिल टर्म को फैक्टर करना हो गया। फर्स्ट लास्ट और सेकेंड लास्ट को कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ पर देखो x कॉमन आएगा, तो यहाँ x -36 हो जाएगा। यहाँ पर -9 कॉमन आएगा, तो माइनस वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचेगा। और प्लस से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस। 9 से कटाएंगे 324 को, तो कितना बार में कटेगा? 9 से कटाएंगे तो 36 बार में कटेगा। क्लियर है? इक्वल टू 0। अब आप देखो सेम आ गया जी, तो x -36 एक हो जाएगा, कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया? सिर्फ x, और इसमें क्या बच गया? -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे, हो तो गया, जब x -36 इक्वल टू 0, तो x बराबर 36 हो जाएगा। पुनः फिर लिखेंगे, जब x -9 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर दो मूल जो है, x का 2 वैल्यू आया, एक आ गया 36 और एक वैल्यू आ गया 9। यही तो आंसर है। क्लियर है? अब इसी में एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर बनाइए, खुद से बनाइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही बना देंगे, तो फिर थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, कोशिश करिए, बनेगा तो इसका आंसर कमेंट करिए। बनेगा तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिए। 750 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। हम इसी चैनल के लिंक में हम कमेंट देखना चाहते हैं। सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, आप मेहनती हैं, तो हमको अच्छा लगेगा कि चलिए भाई आप बना रहे हैं इस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जी भी है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो योग दे दिया है 27 और इसका गुणनफल दे दिया है 182। क्लियर? तो अच्छा बाबू यार, माना पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग x। देखो दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, मान लेते हैं 2 आदमी है, 2 आदमी है, दोनों के पास 27 आम है। मान लेते हैं आपके पास, आप और आपका दोस्त 2 आदमी, आपके पास मान लेते हैं 5 आम है, तो दूसरा दोस्त के पास कितना आम होगा? बताओ जरा। तो आप पक्का बोलेंगे सर दूसरा दोस्त के पास 22 आम होगा। तो कैसे जान गए? अपना वाला आम को दूसरे में क्या कर दिया? माइनस कर दिया, टोटल में माइनस कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो उसी तरह दूसरी संख्या आपका 27 - x ही तो होगा। 27 - x, यानी कुल में से आप अपना वाला को माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, यानी x × 27 - x इक्वल टू हो जाएगा 182। अब आप देखो x को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 27x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -x का स्क्वायर इक्वल टू 182। अब आप क्या करिए, ये वाला पूरा टर्म को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा इधर 0 बराबर 182 प्लस x स्क्वायर और प्लस 27 -27x। अब हम जानते हैं
कि अरेंज करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं और लोवेस्ट पावर को बाद में। तो क्या इधर जीरो है या उधर जीरो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको पकड़िए ऐसे करके और ऐसे रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस को वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करके क्रॉस ये जो मिडिल टर्म फैक्टर आप करने का प्रयास करेंगे। तो 1 और 82 को जब आप तोड़ेंगे तो 182 को आप फैक्टर करिए, 2 से कट जाएगा 91 और ये 13 से कट जाएगा 7 बार में। अब आप देखो लाना है 27 आपको, तो 13 एक रहने दीजिए और एक साथ दूनी 14, 13 प्लस 14 आपका हो जाता है 27। अच्छा सॉरी, -27 लाना है तो आप -13 और -14 कर दीजिए, तो आपका आंसर भी आएगा -27। क्लियर है। अब आप वही करेंगे यहाँ पर 1x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। 1x स्क्वायर, अब आप याद करो क्या करते हैं, अगला स्टेप में यहाँ और यहाँ पे कॉमन लेते हैं। 1x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x बचेगा, -13 बचेगा, -14 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचेगा, माइनस को कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 14 इंटू 13 इक्वल टू हो जाता है 182, 3 चौके 12, 2, सही है कि नहीं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगला स्टेप में आपको भली भांति ये बात मालूम है कि आप ये दोनों में से अब कॉमन लेते हैं, x -13 दोनों से कॉमन ले लिए भैया, तो यहाँ पर 1x बच गया, -14 बच गया, 1x -14 हो जाएगा, उधर क्या बच गया आपका 0 बच गया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जब x -13 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 ले लिए, क्योंकि इधर वाला मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा वैसे भी 0 होगा, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, एक बार हमने आपको समझा दिया। तो आप इसी तरह से करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 13। अब आप देखो जब x -14 इज इक्वल टू 0, 1x या जो भी है x बराबर क्या आ जाएगा -14, तो उधर आ जाएगा 14। क्लियर है कि नहीं। अब आप समझो, तो यानी कि पहली संख्या को आपने क्या माना था, x माना था, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या क्या होगा 13 या नहीं तो 14 होगा, 13 या 14 होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आपने माना था 27 - x, यानी एक बार 27 - 13 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो गया, 7 में 3 गया तो 4, 14 है ना। और जब आप 14 को रखेंगे, 27 - 14 करेंगे तो आपका आएगा 13, यानी पहला संख्या 13, 14 और दूसरी संख्या भी 14 और 13 होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये वाला बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है। तो देखिए कितना इजी है, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। इसको इरेज करते हैं। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक किसको होता है, पूर्णांक सबसे पहले आप जान लीजिए पूर्णांक क्या होता है। आप सभी जानते हैं काउंटिंग नंबर, उसमें 0 माइनस वाला सभी संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक होता है। और यहाँ पर बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, मान लेते हैं कोई भी पूर्णांक है, चलिए ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। बोलो क्यों, क्योंकि क्रमागत, अच्छा क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और लगातार का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कोई संख्या 5 है तो 5 के बाद क्या होगा 6 है। अच्छा, मान लेते हैं 5 को x मान लेते हैं, तो 6 को क्या लिखना पड़ेगा, 5 + 1 यानी x + 1 ही तो लिखना पड़ेगा। क्रमागत संख्या एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, अगला x + 2 होगा, अगला x + 3 होगा, x + 4 होगा, ऐसे ही तो क्रमागत संख्या होती है ना। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन कर रहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका x + 1। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग।
तो पहला संख्या क्या था एक्स स्क्वायर, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग। ये कितना हो जाता भैया, तो 365 हो जाता। होप करते हैं ये वाला बात आप अच्छे से समझे होंगे। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो ए प्लस बी के टर्म्स में यहाँ पे है, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इजकल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा 2x और 365 को इधर ले आते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 365 इजक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और हो जाएगा माइनस 364 इजक्वल टू 0। अब इसको आप और इजी करने के लिए यहाँ पर 2 और 2 है तो आप इसको कॉमन ले लेंगे 2, तो आपको थोड़ा सा इजी बनेगा। देन आप 2 और 364 को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म फैक्टर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा मानिए कि आप 2 से इसको 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1x हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 364 से जब कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बचेगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आते 0/2 हो जाएगा, वो तो 0 हो गया। अब आप 1 है इसके आगे में, इसके आगे में 182 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं फैक्टर करिए, बोलो हाँ या ना। तो 182 को तोड़िए, 2 से हो जाएगा 9 1, फिर हो जाएगा 13 से 7 बार में, क्लियर है। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -13, तो 14 में 13 गया तो +1 सही है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू 0/2 मतलब 0। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x कॉमन आएगा जी, x कॉमन आएगा तो यहाँ लिख जाएगा आपका x प्लस 14 अच्छा प्लस नहीं, यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि अंदर में प्लस चाहिए, -13 ही कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x और 13 का टेबल में 14 बार में 182 कटेगा, इक्वल टू हो गया 0। अब आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका x प्लस 14 है और x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 को दोनों जगह हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर दोनों कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा या -13 बचेगा, यहाँ हम x -13 लिखते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, आपको इस बात समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो लिखेंगे जब x माइनस 14 इजकल टू x प्लस 14 इजकल टू 0 तो x बराबर -14, फिर लिखेंगे जब x माइनस 13 इजकल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 13। अच्छा आपको धनात्मक चाहिए था कि ऋणात्मक चाहिए था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए था धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस वाला को लेना नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 13। तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक आपका होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका होगा क्या, अच्छा तो दूसरा धनात्मक x प्लस 1 था ना जी, तो x प्लस 1 इसका मतलब 13 प्लस 1 हो जाएगा और 13 प्लस 1 आपका जानते हैं आंसर हो गया 14। तो एक आंसर 13 और एक आंसर हो गया आपका 14। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज एट फर्स्ट हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोल रहा है इसका जो कर्ण है यानी कि ये वाला 13 सेंटीमीटर, आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला इस साइड को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। अच्छा इसका आधार, अच्छा इसका ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, मान लेते हैं आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आधार से 7 कम यानी x माइनस 7 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तब लिखते हैं माना आधार क्या मान लेते हैं जी x, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि आधार से 7 कम है यानी x माइनस 7 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब आप देखो इसका कर्ण दे दिया था, कर्ण कितना दिया था जी 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बताएं, ऊंचाई को हम लोग लंब के नाम से भी तो जानते हैं, बोलो हाँ या ना, इसको लंब या ऊंचाई दोनों कहते हैं, लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। ये नीचे वाला क्या होता है जी आधार। अब आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, आपको सभी भुजा का ज्ञात करना तो आप पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं सर, तो आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। तो आधार देखो जी आपका एक्स स्क्वायर है प्लस लंब आपका लंब या ऊंचाई का हो जो भी है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस आपका 13 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर को हम ऐड करके 2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14 14x हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49, इस 69 को यहाँ ले आते हैं 100 माइनस 69 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में 9 गया तो 0, 4 में 6 में 4 गया तो 2, 120 बराबर 0। फिर इसमें हम लोग वही करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, 14 का 7 बच जाएगा, 7x बचेगा और आपका यहाँ कितना बचेगा भैया 60 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 0/2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई था उधर जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, तो आगे में है 1x स्क्वायर और यहाँ है 60 यानी 60 को आप फैक्टर करेंगे, क्लियर है। 60 को तोड़ेंगे 2 से 30 बार में, आपको 7 लाना है, फिर 2 से तोड़ेंगे 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अब आप देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 5, बिल्कुल 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अच्छा माइनस 7 चाहिए तो माइनस 12 और प्लस 5 कर दें, बोलो हाँ या ना। अच्छा माइनस 12 में प्लस 5 जाएगा 7 ही तो बचेगा, या यूँ नहीं तो आप कर दीजिए 5 माइनस 12 तो माइनस 7, क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं 1x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0/2 मतलब 0। क्या हम इस वाला पर्सन को मिटा के आगे बढ़े, बिल्कुल। अब आप देखो यहाँ पर है आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में कॉमन लेंगे, तो आप देखेंगे 1x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे जी, तो 12 से कॉमन लेंगे माइनस से तो यहाँ होगा x और यहाँ बचेगा 12 पंचे 60 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। तो सर यहाँ पर आप क्या देखते हैं x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप बोलिए लिखेंगे जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस 5, फिर लिखेंगे जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 12। अब आप देखिए कोई भी दूरी को आप जानते हैं ऋणात्मक ले नहीं सकते हैं, तो माइनस 5 तो होगा नहीं, इसका मतलब दूरी जो है वो क्या होगा धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई जो भी है लंब और ऊंचाई आधार ये सब पर चर्चा हो रहा था, ये सब तो जनरली दूरी ही होता है ना। अब आप यहाँ पर देखो आधार पूछ रहा था, इसलिए हम आधार बराबर कितना लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे तो प्लस लेंगे, और ऊंचाई इसका जो हो जाएगा ऊंचाई वो था x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 तो हो जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर आंसर, क्लियर है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे सभी वीडियोज़ को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे, और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे आपके लिए सारा टॉपिक सारा वीडियो जो भी हो जैसे भी हो हम आपके लिए ज़रूर ये सारे वीडियोज़ को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं लास्टली, उसके बाद एंड करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। यानी बर्तन की संख्या और कितना एक नग में कितना लागत लगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब आप समझिएगा ध्यान से, माना बर्तन की संख्या x मान लिया,
तो एक नग का जो लागत होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना था बोला, एक नग का जो लागत है 2 गुना में से 3 अधिक था, यानी 2 गुना में से 3 अधिक हो गया। अब देखिए कुल निर्माण लागत उस दिन कितना रुपया पड़ा था भैया, तो 90 रुपया, है ना। अब मान लेते हैं x ठो बर्तन बना, मान लेते हैं कि 5 बर्तन बना और एक बर्तन, मान लेते हैं एक बर्तन का यानी एक नग का लागत था 10 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 रुपया। देखिए उसी तरह मान लेते हैं बर्तन की संख्या x था, x ठीक है ना, और एक नग का लागत जो 2x + 3 था, तो गुना कर देंगे टोटल पैसा निकलेगा 90 रुपया। उस दिन टोटल खर्च भी लगा था आपको। अब आप यहाँ पर समझो, मल्टीप्लाई कर दिए 2x² 3 गुना x, 3x जगह -19 इधर हो जाएगा। अब आप फर्स्ट और लास्ट 90 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। जब आप 180 का फैक्टर करेंगे तो 15 और 12 मैथ टूटेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इससे से जब आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिए जी, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 15 बचा, माइनस कॉमन लिए और दोनों में से 6 कॉमन लिए, 6 ही कॉमन आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो जब आप 6 कॉमन लेंगे 6 दूनी 12, 2x और यहाँ 6 से 90 15 बार में कटेगा, ठीक है, 15 बार में इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसको कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बच गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -6 बचा, इक्वल टू 0। 2x प्लस, अब इसको लेके रखेंगे 2x + 15 इक्वल टू 0, तो x बराबर -15/2। अब आप देखो x किसको माने, बर्तन की संख्या, तो बोलो बर्तन का कुछ ना कुछ संख्या होगा। अब यहाँ माइनस में जो निकल रहा है तो माइनस में तो संख्या हो नहीं सकता। अब आप देखिए तो लिखेंगे अगला, जब x -6 बराबर 0 तो x बराबर 6, इसका मतलब पक्का सही है कि बर्तन की संख्या कितना है 6, ठीक है। तो यदि बर्तन टोटल 6 है तो टोटल खर्चा कितना हो गया 2x + 3, एक नग की लागत 2x + 3 यानी 2 गुना बर्तन की संख्या +3, यानी हो जाएगा 2 × 6 सॉरी 2 × 12 और 3 15, 15 रुपीज़। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और ये सारा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। यदि आपको और अगला कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। और साथ ही आप यदि हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें प्यार दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आगे आप बढ़ें और हम भी आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।